विमेंस ओडी वर्ल्ड कप 2025 का ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जिसमें पहले टॉप 3 के अंदर अगर आप देखें सेमीफाइनल की जो लड़ाई है फिलहाल आगे बढ़ने के लिए उसमें ऑस्ट्रेलिया हो गए, साउथ अफ्रीका हो गए और इंग्लैंड की टीम तीनों की तीनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथे नंबर पर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में इंडियन टीम है जो कि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी एक ये मैच वुमेन्स वर्ल्ड कप का ही, जिसमें अगर इंडियन टीम आज जीत जाती है तो इनका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि अगला मैच इनका बांग्लादेश के खिलाफ है जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी गेम हो सकता है। हालांकि हारने को तो कोई किसी से भी हार जाए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन टीम की तो पहले 2 मैचेस आसानी से जीतने के बाद ये टीम अगले तीनों मुकाबले बेसिकली जीते हुए मुकाबले हारी है। हालांकि उसमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वन साइडेड में कहूंगा हारी है बॉलिंग की वजह से, लेकिन अगले और जो 2 मैचेस थे वो बेसिकली जीता हुआ मैच इंडियन टीम चोक करके हार गई। लेकिन फिर भी अभी अगर आज न्यूजीलैंड को हरा देती है, फिर अगला मैच बांग्लादेश को हरा देती है तो चौथे नंबर पर तो ये टीम जाएगी, पक्के तौर पर सेमीफाइनल में खेलेगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो ये टीम 5 में से 1 ही मुकाबला जीती है, 2 हारी है। 2 मुकाबले इनके बारिश में धुल गए, पिछले दोनों के दोनों जो कोलंबो में थे पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ, जो कि निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं इनकी एक बुरी किस्मत, वरना उस मैच को तो ये टीम जीतती ही जीतती, काफी हद तक तय था और काफी हद तक ये भी तय हो जाता कि ये टीम सेमीफाइनल में जाती, ना कि इंडियन टीम। लेकिन फिलहाल अभी किस्मत के सहारे ही यहाँ पर इंडियन टीम के पास एक मौका है और जब आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी ये टीम और मैदान होगा डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि है नवी मुंबई के अंदर, मैच होगा शाम को 3 बजे से 23 अक्टूबर को। तो इस मैदान पर अभी तक केवल ओवरऑल विमेंस क्रिकेट के अंदर वनडे फॉर्मेट में केवल एक ही मैच हुआ है और वो भी इसी वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था श्रीलंका और बांग्लादेश का, जिसमें श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग करी इस लाल मिट्टी वाली पिच पर, जिसका अगर आप देखें पूरा पूरा जो व्यू है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। जहां पर क्लोजली जाकर के देखेंगे तो पिच पर घास की मात्रा भी काफी कम है और पूरी तरह से लाल मिट्टी की पिच है जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प करती है, जो कि हमने पहले मैच में भी देखा कि पहले मैच में श्रीलंकन टीम लाल मिट्टी की पिच थी, अच्छा पेस और बाउंस था शुरुआती 10 ओवर में, तो पहले 10 ओवर में ही इन्होंने 64 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें इनकी कप्तान चमारी अट्टापट्टू का बड़ा रोल था। लेकिन उसके बाद ये टीम पूरी की पूरी टीम 202 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, 7 विकेट उसमें से स्पिनर्स लेकर के गए और उसके बाद बांग्लादेश की टीम एक बार लगा था कि गेम में है और जीत भी जाएगी, लेकिन जीत पाई नहीं, 195 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर और उसमें से भी 6 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में इनके 23 के स्कोर पर 1 विकेट था। तो बेसिकली लब्बो लुआब यही है पिच रिपोर्ट का कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना प्रेफर करना चाहेगी ताकि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जो स्पिनर्स को यहां पर हेल्प मिलेगी उसका एक अच्छा खासा फायदा उठा करके कोई भी टीम सेकंड इनिंग में मैच को बॉलिंग के दम पर जीत ले। लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है, वो है ओस का। अगर सेकेंड इनिंग के अंदर ओस आने के चांसेस हुए तब निश्चित तौर पर कोई टीम उसका उल्टा डिसीजन करेगी, टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करेगी, तो वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। बाकी पिच के बारे में काफी हद तक चीजें यहां पर मैंने आपको समझा दी कि पिछले मैच में 13 विकेट स्पिन को और केवल 2 विकेट तेज गेंदबाजों को मिली थी। तो जो भी पिच को लेकर के अपडेट होगा कि पहले मैच वाली पिच ही है आज के इस मैच में भी या कोई फ्रेश पिच है, उसका नेचर कैसा है, ओस सेकेंड इनिंग के अंदर आएगी या नहीं आएगी, और इवन जो मेरी भी अपनी 2-3 टीमें मैं बनाऊंगा वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सारे अपडेट्स पिच रिपोर्ट वगैरह के साथ वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल यह है आपके सामने इंडियन टीम, इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर टॉप 4 में आती है। इसके बाद दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और अमनजोत कौर, इन तीनों का बैटिंग ऑर्डर जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। और उसके बाद आते हैं स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरनी और रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि अंदर बाहर होती रही हैं। तो देखना पड़ेगा आज के इस मैच में फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी। फिलहाल तो यही होता दिखाई पड़ रहा है, चूंकि लाल मिट्टी की पिच है तो रेणुका सिंह को हो सकता है वहां पर फायदा भी मिले। और बेंच पर फिलहाल जेमाइमा रोड्रिक्स हैं, राधा यादव हैं, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री हैं। अरुंधति रेड्डी के काफी अच्छे चांसेस आज हो सकते हैं इस तरीके की पिच पर, अगर ये खेलती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होंगी। और इसके बाद अगर हम बॉलर्स का रोल भी देखें जो पिछले मैच में हुआ, उसमें रेणुका सिंह ठाकुर ने पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 19वां, 21वां, 43वां ओवर किया। कहने का सीधा सा मतलब है कि पावर प्ले में मेजॉरिटी ओवर्स करेंगी, कुछ ओवर मिडिल में आकर के कुछ ओवर डेथ में कर देंगी। सिमिलरली क्रांति गौड़ भी आपको पावर प्ले के दौरान, थोड़ा सा मिडिल ओवर के दौरान और फिर बाकी बचे हुए ओवर डेथ में करेंगी। और उसके अलावा स्नेह राणा भी पावर प्ले में पिछले मैच में 2 ओवर कर गई थी और ज्यादातर ओवर बाकी के मिडिल ओवर में 2-3 ओवर डेथ में भी करती हैं। और किस किस ओवर में पिछले मैच में ये सारी बॉलर्स बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, जिसमें श्री चरनी और दीप्ति शर्मा ने तो पूरे 10-10 ओवर किए, आज भी करेंगी मोस्ट प्रोबेबली, वो भी आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। और अमनजोत कौर ने पिछले मैच में केवल 4 जो ओवर करे वो भी देख सकते हैं। और बॉलर का रोल और बैटिंग ऑर्डर देखने के बाद करियर का भी डेटा अगर आप देखना चाहें तो वो आपके सामने है। लेकिन ये जो डेटा है ना वो इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने के पहले का है, यानी कि इस वर्ल्ड कप में जो 5 मैचेस इंडियन टीम खेली जिसमें से 2 जीती, अगले तीनों हार गई, उसके जो नंबर है वो आपको अलग से मैं दिखाऊंगा ताकि आप अलग से अच्छे से कंपेयर कर पाएं। फिलहाल यहाँ पर जो करियर का डेटा है उसमें हर
एक बैटर का या बॉलर का पूरा डेटाबेस, जिसमें स्मृति मंदाना के 109 मैच में 47 का बैटिंग एवरेज, 4896 रन है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 45, तो सेकंड इनिंग का 59 है, यानी कि चेज और बेहतर करती हैं। और उसी तरह से किसी बॉलर का भी अगर आप देखना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल दीप्ति शर्मा को देख लें, 113 मैच में 147 विकेट हैं, 2577 रन है, जिसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज मेंशन्ड है। और स्ट्राइक रेट बॉलर्स का है, जो कि हर एक बॉलर का देखने को मिलेगा, जिसमें पता चलेगा कि पहली इनिंग में ऑन एन एवरेज कितनी गेंदें लगती हैं, सेकंड इनिंग में ऑन एन एवरेज कितनी गेंदें लगती हैं एक विकेट चटकाने में अभी तक के पूरे करियर के दौरान। उसका पूरा डेटा आपके सामने है, जहां पर उमा छेत्री एक ऐसी प्लेयर है जो अभी तक वनडे मैच खेली नहीं है इंडिया के लिए, T20 केवल खेली है, तो उसका डेटा आपको मिलेगा। तो ये सारा आंकड़ा आप इस वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो भले इंडियन टीम की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो हारी है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पर काफी हद तक चोक करके हारी है। तो परफॉर्मेंसेस इतनी भी बुरी इंडिविजुअली रही नहीं है किसी किसी प्लेयर को छोड़ करके। जैसे स्मृति मंदाना की बात करें तो पहले 3 मैच में अच्छा स्टार्ट लेकर के फिर आउट हो जा रही थी, लेकिन अगले 2 मैच में 88 और 80 रन के 2 शानदार पारी खेल गई। प्रतिज्ञा रावल पहले चारों मैचेस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन पिछले मैच में नहीं चली। ओवरऑल हरदीन देओल ने भी लगातार अच्छा स्टार्ट लिया है और अच्छी शुरुआत देने में मदद करी है इंडियन टीम को, तो ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़ी है। बाकी हरमनप्रीत कौर ये शुरू से ही अगर आप देखें तो लगातार अच्छा स्टार्ट कर रही थी। इसके पहले इंग्लैंड के दौरे पर भी एक 100 शतक इन्होंने लगाया था इंग्लैंड के ही खिलाफ, और ये चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हरमनप्रीत कौर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंग्लैंड के खिलाफ खास करके, और वो इन्होंने दिखाया भी 70 रन की शानदार पारी खेल करके, हालांकि टीम को जिता नहीं पाई। और उसके अलावा अगर आप देखें दीप्ति शर्मा, तो ये तो लगातार जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दे रही है, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी। 2 हाफ सेंचुरी है, एक बार 4 विकेट है, 2 बार 3-3 विकेट है, एक बार 1 विकेट है, एक बार 2 विकेट हैं। और इसके बाद आती है यहाँ पर ऋचा घोष, इनका भी जो रोल रहा है 2 मुकाबलों को अगर आप हटा दें तो नीचे आकर के ताबड़तोड़ जबरदस्त बैटिंग इन्होंने भी करी है। और उसके बाद आती है अमनजोत कौर, 18 नाबाद कोई विकेट नहीं, 16 रन 2 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 57 रन 1 विकेट, ये इस तरीके की परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं। और उसके बाद स्नेह राणा, इनके पिछले 2 मैचेस एज ए बॉलर उतने कामयाब नहीं गए, लेकिन पहले के 3 मैचेस में 6 विकेटें बल्ले से रन वो भी इन्होंने बनाए हैं। और बाकी आती हैं क्रांति गौड़, जिनका निश्चित तौर पर पिछले 2 मैच में खास करके देखने को लगा है कि शायद इनका वो जो टॉप फॉर्म था ना वो जा चुका है। पिछले 2 मैच में इनको एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके पहले के 3 मैचेस में 6 विकेटें थी। और बाकी श्री चरनी लगातार शानदार बॉलिंग कर रही हैं, पिछले 2 मैचेस में 5 विकेटें हैं। रेणुका सिंह ठाकुर को 2 बार मौके मिले हैं, कोई विकेट नहीं मिला है। बाकी जिमाइमा को 4 बार मौके मिले, 2 बार खाता नहीं खुला, 2 बार 30+ की इनिंग खेली। राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री का भी रिसेंट फॉर्म आप देख करके रखिए। हालांकि ओवरऑल देखेंगे ना तो चीजें यही क्लियर होंगी कि सारी की सारी प्लेयर ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ फॉर्म है, बेसिकली परफॉर्मेंस सभी कर रही हैं। लास्ट मोमेंट पर जाकर के मैचेस हारे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो ना सिर्फ स्मृति मंधाना बल्कि प्रतिज्ञा रावल भी, और कुछ हद तक यहाँ पर दीप्ति शर्मा, और इसी में अगर आप बॉलिंग में आ जाएं तो यहाँ पर स्नेह राणा और श्री चरनी, ये कुल मिलाकर के 5 ऐसी ऑप्शन है ना जो सबसे मोस्ट रिलायबल ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल यानी कि 6 टीमें बाई चांस बना रहे हैं तो उनमें से कम 5 टीमों में रखे जाने लायक ये चारों पांचों प्लेयर हैं। लेकिन उसके अलावा हरलीन देओल और हरमनप्रीत ऐसे प्लेयर्स हैं जो रोटेट होकर के आपकी टीम में आ सकती हैं। अगर इंडियन टीम की पहली इनिंग की बैटिंग है तो ऋचा घोष वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में तो इंडिया की तरफ से यही बेस्ट ऑप्शन है, इवन दोनों टीमों की तरफ से, तो इन्हीं को लेके जाना पड़ेगा। और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो अमनजोत कौर भी, क्रांति गौड़ भी, रेणुका सिंह ठाकुर भी रोटेट होकर के 1-1, 2-2 टीमों में आपकी रहेंगी। कहने का मतलब सीधा यही है कि जितनी भी टीमें आप बनाएंगे उसमें बाई चांस अगर आप 6 टीम बना रहे हैं तो 3 टीम में रेणुका सिंह, 3 टीमों में क्रांति गौड़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देख करके भी थोड़ा सा हेल्प लें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो स्मृति मंदाना तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 13 मैच 495 रन, 41 का एवरेज है, और 58 का पहली इनिंग का आंकड़ा बहुत ही खराब है। और उसके बाद ये दोनों तो खेले नहीं है। हरमनप्रीत कौर के 12 मैच में 421 रन है, 46 का एवरेज है, 4 विकेटें भी हैं। जिमामा के भी आंकड़े काफी बेहतर हैं, 30 के ऊपर का बैटिंग एवरेज है। बाकी दीप्ति शर्मा, इनका भी 281 रन है, 31 का एवरेज है और 25 विकेटें भी हैं। और उसके साथ साथ स्नेह राणा है, 4 मैच में 3 विकेटें। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखिए ऋचा घोष, इनका भी बैटिंग एवरेज 36 का है। रेणुका सिंह ठाकुर के 4 मैच में 4 विकेटें हैं, 3 मैच में 7 विकेटें यहाँ पर राधा यादव के हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू का स्टैट अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस मैदान पर अभी तक एक ही वनडे मैच हुआ है विमेंस क्रिकेट के अंदर, और वो 2 अलग टीमों के बीच में हुआ था। ना तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर कभी खेली है, ना तो इंडियन प्लेयर्स कभी यहाँ पर खेली है। तो वेन्यू का डेटा आपको नहीं मिलेगा। हेड टू हेड का देख लिया, करियर देख लिया, रिसेंट फॉर्म देख लिया, और उसकी बेसिस पर प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस समझ ली। लेकिन एक और जो चीज मिलेगी वो है प्लेयर का वीकनेस, जिसमें आप देखेंगे कि स्मृति मंदाना एक ऐसी प्लेयर हैं। प्लेयर बैटल अगर आप इनका देखेंगे न्यूजीलैंड की बॉलर्स के खिलाफ, तो लिया तहू को जब भी इन्होंने फेस किया 79 गेंदों पर 71 रन बनाकर के केवल 1 बार आउट हुई। अमेलिया केयर की 55 गेंद पर 2 बार आउट हुई है। दिक्कत इनको जेस केयर ने दी है, 26 गेंद पर 11 रन बनाकर के 2 बार आउट हुई है। और हैना रो, जो कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग इलेवन में
में खेलेंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी 2 बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर हरमनप्रीत कौर हैं, इनकी दिक्कत रही है थोड़ी बहुत सोफी डिवाइन पर। बाकी सभी बॉलर्स की नंबर ऑफ बॉलें, नंबर ऑफ रन्स और कितनी बार आउट हुए वो देखेंगे तो काफी बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा इन अगर आप देखें पक्ष में हरमनप्रीत कौर के। और बाकी दीप्ति शर्मा जेस केयर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, 2 बार अमेलिया केयर पर, 3 बार लिया तहू पर, 1 बार हैना रो पर। तो इनका आंकड़ा थोड़ा बॉलर्स के खिलाफ कमजोर पक्ष में दिखाई पड़ता है। और वैसे भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो उम्मीद भी रहती है। और बाकी ऋचा घोष के आंकड़े, जेमाइमा रोड्रिग्स के लिया तहू और सोफी डिवाइन के खिलाफ खराब आंकड़े। और ऋचा घोष के तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एक बार केवल आउट हुई है और जिस नंबर पर बॉलिंग बैटिंग करने आती हैं वहां पर एक्सपेक्टेड है। और बाकी स्नेह राणा सोफी डिवाइन पर एक बार लिया तहू पर। तो ओवरऑल देखने में तो यही समझ में आ रहा है कि जेस केयर वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होंगी, लिया तहू भी और सोफी डिवाइन तो है ही ऑलराउंडर। तो ये 3 वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शंस इंडियन बैटर्स के खिलाफ अभी तक रही है, जिसमें अमेलिया केयर को भी इंक्लूड कर दीजिए क्योंकि वो बैटिंग भी करके देंगी। तो वीकनेसेस देख ली, इंडियन प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस समझ लिया, पिच रिपोर्ट भी देख लिया। अब देखिए इंडियन प्लेयर के बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को, जिसमें सूजी बेट्स और जॉर्ज प्लेमर ओपन करते हैं, अमेलिया केयर उसके बाद सोफी डिवाइन, ब्रूक हॉलिडे, मैडी ग्रीनो और इजी गेज हैं विकेट कीपिंग जो करेंगी। और उसके बाद जेस केयर, लिया तहू, ईडन कार्सन और रोजमेरी मायर जैसी 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन, जिसमें बैटिंग ऑर्डर देख लिया, बॉलर्स कौन सी कहां पर और कितने ओवर करती हैं उसको हम आगे देखेंगे, जिसमें पहले उसके बेंच भी देख लें। तो बेंच पर ब्री एलिंग एक ऐसी प्लेयर जो कि एक मैच खेल भी चुकी है, लेकिन उसके अलावा बाकी प्लेयर्स को अभी तक मौका मिला नहीं है। लेकिन जो बॉलर्स की रोल की बात हो रही थी ना, तो पिछला 2 मैच तो इनका बारिश में धुल गया, तो उतनी बॉलिंग इन्होंने करी ही नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो रोजमेरी मायर पिछला मैच खेली थी, 3 ओवर करके गई थी। और उसके अलावा जेस केयर 4 ओवर करके गई थी, 1 विकेट भी लिया था। लिया तहू 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां, यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 6 ओवर में ही 2 विकेट मिल गया था, 7वें और 13वें में। तो फॉर्म में भी है जेस केयर और लिया तहू, ना सिर्फ ज्यादातर ओवर्स कर रही हैं बल्कि फॉर्म में भी है, ये भी पता चलता है। और उसी में अमेलिया केयर और ईडन कार्सन के भी ओवर्स देख लीजिए, सोफी डिवाइन के देख लीजिए। तो ओवरऑल जो बॉलर्स की इंपॉर्टेंस है और कौन कैसे फॉर्म में है, वो यहाँ तक आते आते चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। और बाकी करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जैसे इंडियन प्लेयर्स का देखा था। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने या पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ लिखा ही हुआ है। पूरा करियर कैसा था, इनिंग के बेसिस पर कैसा रहा है वो आप देखेंगे। लेकिन ये वर्ल्ड कप के पहले का है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ वो अगर आप देखें तो पिछले 2 मैचेस तो इस टीम के बारिश में ही धुल गए। और उन दोनों मैच में सिर्फ इन्होंने बॉलिंग करी है, बैटिंग करी नहीं। लेकिन बैटिंग जो 3 मैचेस में इन्होंने करी उसमें सूजी बेट्स 2 बार तो खाता भी नहीं खोल पाई। और जॉर्ज प्लेमर जैसी प्लेयर है उसी तरीके की परफॉर्मेंस भी है, इनकंसिस्टेंट। बाकी अमेलिया केयर की बात करें तो अभी तक जब 3 बार बैटिंग मिली है तो 1, 23 और 33 की पारी है। बॉलिंग करते हुए पिछले 2 मैच में तो निश्चित तौर पर अधूरा ही मैच गया, तो विकेट 1 ही है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो पूरी बॉलिंग के दौरान 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप इनको मिस नहीं कर सकते। और इवन सोफी डिवाइन को भी पिछले मैच में ओवर ही 2 करे थे तो विकेट था नहीं। उसके पहले 3 विकेट इन्होंने लिया था एक और मैच जो कि कैंसिल हुआ था। और उसके पहले बल्ले से भी कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ी थी पूरे टूर्नामेंट के दौरान, 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी, जब 3 बार इनको बैटिंग मिली है। और उसके बाद आते हैं ब्रूक हॉलिडे, ये एज ए बैटर काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़ी और कभी कभी बॉलिंग भी कर देती हैं, तो इस वजह से इनकी भी यूटिलिटी काफी हाई हो जाती है। उसके बाद आती है मैडी ग्रीन, इजी गेज। ये 2 ऐसी प्लेयर है ना जिनको आप एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर इंक्लूड कर सकते हैं टीम में, खास करके मैडी ग्रीन को, चूंकि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करती हैं। इजी गेज को तो अगर आप 6 टीम बना रहे तो किसी एक ही टीम में रखिएगा। और उसके बाद आती है जेस केयर और लिया तहू, जो कि ना सिर्फ अच्छे बॉलिंग फॉर्म में हैं बल्कि इंडिया के खिलाफ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बॉलिंग ऑप्शन हैं, जो ज्यादातर ओवर्स करेंगी भी। ईडन कार्सन एक ऐसी बॉलर है जो बॉलिंग तो लगातार अच्छी कर रही है, पिछले 5 मैच में देखें तो विकेट केवल लेकिन 2 है। और उसके बाद आती है रोजमेरी मायर, 3 मैच में इनके भी 3 विकेटें हैं। ब्री एलिंग को 3 बार मौके मिले हैं, इनके भी 4 विकेटें हैं। लेकिन ओवरऑल जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, जो कि आपको ने बताया कि अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन, ब्रूक हॉलिडे, जेस केयर और लिया तहू, ये 5 तो ऐसी प्लेयर है जो कि आपकी 6 में से अगर 6 टीम आप बना रहे हैं तो 4 टीमों में तो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। और उसमें भी सोफी डिवाइन, अमेलिया केयर तो 5 टीमों में। लेकिन बाकी चाहे वो सूजी बेट्स हो, चाहे वो ईडन कार्सन हो, चाहे रोजमेरी मायर, बाकी जो 3 प्लेयर बची हैं ये आपकी रोटेट होंगी, 6 में से 2-2 टीमों में रहेंगी। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और आज की इस मैच में खेलना पड़ेगा। बाकी आगे जाकर के हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें इंडिया के खिलाफ तो वो भी आपके सामने है, जिसमें सूजी बेट्स के इंडिया के खिलाफ आंकड़े ओवरऑल अच्छे हैं, 464 रन है 17 मैचेस में, 29 का एवरेज है। इवन जॉर्जिया प्लेमर भी इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा खेली है, 3 मैच 105 रन है, 35 का एवरेज, जिसमें स्पेसिफिकली पहली इनिंग में बेहतर है। अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन के आंकड़े देखें ना तो एज ए बैटर और एज ए
बॉलर मिक्स करके ओवरऑल आंकड़े बेहतर बन जाते हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर ब्रूक हॉलिडे, ये हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलती हैं। लास्ट में इंडिया के टूर पर भी आई थी तो बहुत अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी। 5 मैच टोटल 152 रन है वनडे क्रिकेट में। बाकी प्लेयर कुछ खास इंडिया के खिलाफ कर नहीं पाए, लेकिन जेस केयर और लिया तहू इनके आंकड़े एज एक्सपेक्टेड, खास करके जेस केयर के जो पीछे से आपको मैं एक्सप्लेन करता यहाँ तक पहुंचा हूँ वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। इवन ईडन कार्सन, ब्री एलिंग भी काफी अच्छी बॉलिंग करी इंडिया के खिलाफ। रोजमेरी मारे के बीच 4 मैच में 3 विकेट है। तो ये थे तो हेड टू हेड के स्टैट्स, बाकी वेन्यू का डेटा तो मिलेगा नहीं, क्यों आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। प्लेयर बैटल के डेटा अगर आप देखें इन सभी के सभी न्यूजीलैंड बैटर्स का, तो सूजी बैट्स एक ऐसी बैटर रही हैं राधा यादव की 10 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार, और 3 बार दीप्ति शर्मा के स्पिन बॉलिंग पर। तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन भी देंगे ना तो स्पिन के खिलाफ तो कमजोर है ये पूरी बैटिंग लाइनअप, जिसमें जॉर्ज प्लेमर भी 2 बार 35 गेंद पर 11 बना करके आउट हो चुके हैं दीप्ति शर्मा पर। एवरीवन अमेलिया केयर भी देखें तो एक ही बार आउट हुई 117 रन बना करके, लेकिन एक बार आउट हुए स्नेह राणा पर भी। तो ये ओवरऑल स्पिन अच्छा खेलती है, ये हमको यहाँ से समझ में आया। बाकी मैट ग्रीन और सोफी डिवान के भी डेटा प्लेयर बैटल का वो आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो चीजें आपने देखी और समझी यहाँ तक, उसमें एक बात तो क्लियर है कि फेवरेट तो इंडिया ही है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर न्यूजीलैंड की टीम जीतती है आज के इस मैच में तो उनके चांसेस पूरे काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे अगले स्टेज में जाने के, यानी कि सेमीफाइनल में। तो दोनों टीमों के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। फेवरेट इंडिया होगी। ओवरऑल दोनों टीमों की तरफ से कौन सी प्लेयर कितनी टीमों में जानी चाहिए ये भी बता दिया है, लेकिन जो फाइनल चीज होगी वो होगी फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट टॉस के बाद। तो वो आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। ये भी बताऊंगा कि ओस वो सेकंड इनिंग में आएगी या नहीं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, उसको क्लिक करके ज्वाइन करिए। उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।